हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे और ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और दोस्तों, ये जो कमेंट्स हैं ये कहाँ पे करने हैं, कब करने हैं, ये सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ अपने। सो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है निशीत गांधी का, सर फ्यूचर्स में थीटा कंपोनेंट मींस टाइम डिके होता है, काइंडली टेक दिस क्वेश्चन। तो गाइज आपने देखा होगा, सपोज करिए कोई स्टॉक का प्राइस है 1000, तो उसका फ्यूचर आपने जनरली प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए देखा होगा 1010 के आसपास। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 10 रुपये का, ये होते हैं रिस्क फ्री रिटर्न्स। अगर एक महीने की एक्सपायरी बची है तो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखेगा, जैसे जैसे एक्सपायरी में दिन कम होते चले जाएंगे ये डिफरेंस आपको कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये थीटा डिके नहीं है, ये टाइम डिके नहीं है, ये सिंपली जो डिफरेंस होता है ये रिस्क फ्री रिटर्न्स का होता है। और रिस्क फ्री रिटर्न्स आपको पता ही है, 30 दिन के रिटर्न्स ज़्यादा होंगे, 15 दिन के कम होंगे, 10 दिन के उससे कम होंगे, 2 दिन के उससे कम होंगे। और जब एक्सपायरी आ जाएगी, जब 0 दिन हो जाएंगे, तो इसका मतलब कोई रिस्क फ्री रिटर्न्स नहीं रह जाएंगे। इसीलिए आप देखोगे कि एक्सपायरी वाले दिन ये दोनों प्राइसेस कन्वर्ज कर जाएंगे। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन जो हमारा ये 1000 था ये 1020 पहुंच जाए, और ये भी 1020 के आसपास पहुंच जाए। सो एक्सपायरी पे ये दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे। अगर एक्सपायरी में कोई भी थोड़ा सा टाइम रहेगा तो वहां पे जितने रिस्क फ्री रिटर्न्स आ सकते हैं उतना आपको डिफरेंस इनके प्राइस में देखने को मिलेगा। बट दिस इज नॉट टाइम डिके और थीटा डिके, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है दीपदास का, सर नौकरी स्टार्ट्स फॉलिंग अगेन, व्हाट इज योर व्यू फॉर इट्स फ्यूचर लॉट, व्हाट वी गॉट आफ्टर इन द मनी पुट, शुड आई स्क्वायर ऑफ टू सिक्योर सम रिकवरी ऑफ लॉस। दीपदास जी की कोई नौकरी की पुट इन द मनी हुई है, उसके अगेंस्ट इन्होंने फ्यूचर प्लस कॉल किया हुआ है, तो पूछ रहे हैं इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए। दीपदास जी, अगर आपने कोई पुट बेची थी, सपोज करिए यहाँ पे कोई पुट बेची थी आपने, और वो इन द मनी हो गई है, और आपने ये सोच के बेची थी कि अगर ये यहाँ पे आ जाएगा मैं इसकी डिलीवरी ले लूँगा, इसके साथ कॉल बेच दूंगा, तो आपको उसी को स्टिक करना है। जो स्ट्रेटजी आपने सोच रखी थी उस पर स्टिक करना है। बीच में उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ तो होते रहेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लेंगे, नीचे जाएगा तो पुट खरीद लेंगे, फिर से ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लेंगे। ऐसे करेंगे आप तो सिर्फ आप अपना प्रीमियम और अपना पैसा ही खोएंगे, ज़्यादा रिकवरी ऑफ लॉस के चक्कर में पड़ेंगे और ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए जो भी स्ट्रेटजी आपने दिमाग लगा के करी है, जो पहले से सोचा था, उसको स्टिक करेंगे, तभी आपको कुछ फ्रूटफुल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप, कुछ लोग कहते हैं कि पुट बाय कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पुट सेल कर देते हैं, कुछ कहते हैं कुछ और करते हैं। जब भी आप ये करने जाएंगे आपको हर चीज़ की कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए। आप मुझे बताइए, यहाँ पे नौकरी गिर रहा है, आप सोच रहे हैं कि गिर रहा है तो मैं इसके लिए कुछ कर लूँ, तो सपोज करिए आप पुट खरीदते हैं, तो क्या पता ये कल भी गिरेगा। आपने पुट खरीदी, फिर वहाँ से भाग गया, तो आप फिर उस पुट को स्क्वायर ऑफ करोगे, फिर कॉल खरीदने लग जाओगे, फिर जैसे ही कॉल खरीदोगे वहाँ से फिर से गिर जाएगा। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि नौकरी अगले दिन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम उस स्ट्रेटजी पे स्टिक करें, और स्ट्रेटजी आपको पता ही है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं। संदीप चौधरी जी का क्वेश्चन है अगला, सपोज अ स्प्लिट ऑफ द स्टॉक अकर्स एंड यू हैव बॉट फ्यूचर्स बिफोर द स्प्लिट, विल यू गेट द मल्टीपल्स ऑफ फ्यूचर्स ऑन द सेम डे ऑफ स्प्लिट और 2-3 डेज आफ्टर द स्प्लिट। देखो संदीप चौधरी जी, जब स्प्लिट होता है तब क्या होता है, मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के लिए बता देता हूं। सपोज करिए आपने किसी 1000 रुपए की कॉल बेच रखी थी या पुट बेच रखी थी, वॉटएवर, और यहाँ पे इस स्टॉक में स्प्लिट हो जाता है, और मान लेते हैं कि 1:1 का स्प्लिट हो रहा है, 1:1 का स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक का प्राइस आधा होने वाला है। सो ये मैं क्लियर कर देता हूं। अगर स्टॉक का प्राइस आधा होने वाला है तो ये जो आपका 1000 की स्ट्राइक प्राइस थी ये भी आधी हो जाएगी, ये 500 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये 500 हो जाएगी जिस दिन एक्स स्प्लिट होगा, और जो आपका लॉट साइज है वो आपका लॉट साइज डबल हो जाएगा। सो समझ रहे हैं आप? वैसा ही आपका फ्यूचर्स में होगा, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो भी आधा हो जाएगा, और फ्यूचर आधा होने से आपको लॉस दिखाएगा, और तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो आपका लॉट साइज है वो डबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो नेट वैल्यू है वो सेम रहेगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए 1000 का फ्यूचर था, ठीक है, 1000 का फ्यूचर था, और मान लेते हैं इसका लॉट साइज था 1000 का ही लॉट साइज था, जिससे कि 10 लाख रुपए बन जाए, ठीक है। 1000 का ही लॉट साइज था और 1000 का ही स्टॉक था, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। अब अगर ये स्प्लिट होने के बाद 500 का बन जाता है फ्यूचर, तो मैंने जैसा कि बताया आपको, जिस रेशो में स्प्लिट हो रहा है उसी रेशो से आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा, तो आपका लॉट साइज अब हो जाएगा 2000। सो जब लॉट साइज 2000 हो जाएगा तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी भी ये 10 लाख आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपके जो फ्यूचर की वैल्यू है वो सेम रही है, वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर किसी और रेशो में स्प्लिट होता है 1:2, 2:3, तो उसी सेम रेशो में आपको ये जो लॉट साइज है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉय विश्वास का, थैंक यू सर, अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, आई हैव नॉट इनफ कैपिटल एट द एक्सपायरी, कैन आई बाय फ्यूचर नेक्स्ट मंथ, करंट
CMP इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर रोल ओवर, एम आई राइट? ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास मैंने कोई फ्यूचर ले रखा है और एक्सपायरी आ जाती है और मेरे पास डिलीवरी लेने के लिए पूरे फंड्स नहीं हैं, तो क्या मैं उसको रोल ओवर कर सकता हूं? और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को खरीदने को ही क्या रोल ओवर कहते हैं? बिल्कुल आप रोल ओवर कर सकते हैं। अगर सपोज करिए ये फरवरी मंथ की एक्सपायरी आ जाती है और आपके पास डिलीवरी लेने के लिए पैसे नहीं है, तो आप फरवरी मंथ का जो फ्यूचर है उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और मार्च महीने का फ्यूचर खरीद लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे कोई भी फिजिकल सेटलमेंट नहीं होगा और यस, इसी को रोल ओवर कहते हैं, फ्यूचर रोल ओवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अश्विन सुरेज का, सर क्वेश्चन ऑन स्टॉक ऑप्शंस। आई हैव जनरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा डिके एंड टाइम वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, थैंक यू टू यू। हाउएवर ऑफन आई सी द प्रीमियम ऑफ अ स्टॉक ऑप्शन इंक्रीजिंग ओवरनाइट विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस एज द मार्केट्स आर क्लोज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज, विच ग्रीक इज एट प्ले हियर? देखिए, अगर मार्केट क्लोज हो गई है और आप रात को चेक कर रहे हैं कि उसका प्रीमियम कितना हो गया है, तो रात को चेक मत किया कीजिए। हो सकता है आपका ब्रोकर कुछ अलग दिखा रहा हो, रात को बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ब्रोकर्स कुछ ना कुछ टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं। सो मार्केट क्लोज होने के बाद आपको क्या प्रीमियम दिखा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब सपोज करते हैं नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है और स्टॉक में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है और आपको दिख रहा है वहाँ पे कि प्रीमियम उसका फिर भी बढ़ गया है, तो आपको पहली बात तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP पे नहीं जाना है, आपको देखना है बायर्स और सेलर्स कहाँ हैं, क्योंकि LTP तो हो सकता है कल का ही आपको दिखा रहा हो। सपोज करिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको वो दिखा रहा है कल का, क्योंकि कल ही लास्ट ट्रेड हुआ था, तो आपको तो ये दिखेगा ना कि आज भी उसका प्रीमियम ये है ना। सो आपको LTP पे नहीं जाना है। LTP हो सकता है 10 दिन पहले हुआ हो और उसके बाद कोई भी ट्रेड ना हुआ हो, आपको LTP पे नहीं जाना है, आपको देखना है बायर्स और सेलर्स कहाँ हैं। हम मान लेते हैं कि वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिक्विड है, सब कुछ ठीक है, फिर भी स्टॉक के मूव ना करने के बाद भी स्टॉक का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़ जाता है, उसका कारण है वॉलेटिलिटी के कारण वो बढ़ सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ऊपर मूव करेगा तभी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी के कारण भी बढ़ सकता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुल जैन का, मेरा ब्रोकर बास्केट ऑर्डर प्लेस करने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो फ्यूचर अलग और ऑप्शन अलग बाय करें तो भी मार्जिन कम लगे, इसका लाभ मिलता है या नहीं? बास्केट ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, बास्केट ऑर्डर में आपको सारे ऑर्डर्स पहले डालने पड़ते हैं। अगर आप अलग से भी करेंगे तो आपको यस मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसमें जो भी लेग आप पहले इनिशिएट करेंगे उसके लिए आपको पूरी मार्जिन देनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज करिए आप फ्यूचर प्लस कॉल करना चाह रहे हैं, तो जब आप फ्यूचर को बाय करने जाएंगे तो आपको फ्यूचर जितनी सारी की सारी मार्जिन आपके पास होनी चाहिए। जब आप कॉल सेल करने जाएंगे तब आपके पास कॉल सेल करने के लिए सारी की सारी मार्जिन होनी चाहिए। लेकिन जब ये दोनों पोजीशंस आपकी पोजीशन टैब में आ जाएंगी तब सिस्टम को पता चलेगा कि इसके पास फ्यूचर भी है और कॉल भी है, तब आपको उसका मार्जिन बेनिफिट मिलेगा और आपकी जो मार्जिन यूटिलाइज हो रही होगी वो कम यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ पंडित जी का, जुबिलेंट फूड में आखिर चल क्या रहा है? जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग तो फैक्टर्ड इन थी और 1:5 का स्प्लिट भी अनाउंस किया है जुबिलेंट फूड ने, और उसके बावजूद स्टॉक में इतनी ज़्यादा पिटाई हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता हमें जुबिलेंट फूड में कोई भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। आई एम पॉजिटिव अबाउट जुबिलेंट फूड और सूनर और लेटर ये हमें भागता हुआ नजर आ सकता है। अंशुल जैन का क्वेश्चन है, सर किसी फ्यूचर प्लस कॉल सेलिंग में एक्सपायरी तक वेट करने के अलावा कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं? एक्सपायरी तक वेट करने का कोई ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपायरी तक वेट करना है। अगर आपने फ्यूचर प्लस कॉल किया है और अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो कॉल के लॉस से ज़्यादा है, तो बेसिकली इन दोनों को पोजीशंस को मिला करके आपको नेट में प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पूरी की पूरी पोजीशन को आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करना दोनों को एक साथ एग्जिट करो। ये नहीं कि फ्यूचर तो एग्जिट कर दिया, कॉल में बैठे हुए हैं कि कॉल का प्रीमियम खाएंगे, नहीं नहीं नहीं। अगर आप फ्यूचर प्लस कॉल कर रहे हैं, जब भी आप इसके प्रॉफिट से कंबाइंड प्रॉफिट प्लस लॉस से जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है उससे खुश हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं एक्सपायरी से पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय शेठ का, फ्यूचर्स में ट्रबल शूटिंग बताओ, लाइक हम कौन सा एक्सपायरी ले लें, क्या हम हैजिंग कर सकते हैं? लाइक ऑप्शंस, फ्यूचर्स को कभी नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें भी टाइम डिके होता है? ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फ्यूचर्स। देखिए, कौन सी एक्सपायरी ले लें इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी एक्सपायरी ले सकते हैं। क्या हम हैजिंग कर सकते हैं ऑप्शंस के लिए? फ्यूचर्स खुद हैजिंग के लिए ही बने हैं। मेरी एक वीडियो है हाउ टू हैज ऑप्शंस विद फ्यूचर्स, जो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट खाली नेकेड फ्यूचर्स ट्रेड करने की राय मैं नहीं देता हूँ, आपको फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को कंबाइन करके इनके साथ स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए रादर देन ट्रेडिंग नेकेड फ्यूचर्स, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकते हैं।
फ्यूचर्स को कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये मैंने आपको बता रखा है। नेकेड नहीं लेना चाहिए, ऑप्शंस के साथ मिक्स करना चाहिए, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तभी आप इन फ्यूचर को ले सकते हैं। या फिर आप फ्यूचर तब ले सकते हैं, मान लीजिए आपको बहुत किसी स्टॉक का पूरा लॉट लेना है, लेकिन आज आपके पास पैसा नहीं है और 1 महीने बाद आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लेकिन आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं स्टॉक का प्राइस बढ़ ना जाए और मुझे महंगा ना लेना पड़ जाए स्टॉक। उस केस में आप फ्यूचर आज ले सकते हैं, और जब 1 महीने बाद आपका पैसा आ जाए तो फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करके या तो मार्केट से ले सकते हैं, या फ्यूचर्स के थ्रू आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। इसमें टाइम डिके होता है नहीं होता, ये ऑलरेडी आज हमने पीछे किसी का क्वेश्चन था उसमें कवर कर लिया है। सो गाइज, ये था आज का Q&A। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे, सो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।